हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम एनबीएस इन्वेस्टमेंट और आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट डेट म्यूचुअल फंड 2021 के लिए। तो इस वीडियो में हम डेट फंड रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे कवर करेंगे और पार्ट 2 में हम देखेंगे जितने भी मेजर कैटेगरीज है डेट फंड के उनमें सबसे अच्छे डेट फंड कौन से हैं आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी पार्ट 2 का वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इन बिटवीन में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा। जितने भी डेट फंड रिलेटेड डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम डेट म्यूचुअल फंड होते क्या है वो समझते हैं। जिस तरीके से आपका जो भी पैसा रहता है वो बैंक में जमा देते हो, तो बैंक आपसे पैसे लेने के बाद उसको होम लोन के फॉर्म में कस्टमर्स को दे देती है या कंपनीज को दे देती है उनके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, और उनसे रिटर्न्स लेके आपको आपको बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट दे देती है, राइट। ठीक उसी तरीके से मान लो इंस्टेड ऑफ बैंक को नहीं देके आप डायरेक्ट कस्टमर्स को दो, यानी कि कंपनीज जिनको लोन चाहिए या गवर्नमेंट को कई बार लोन चाहिए होता है, तो इस तरीके के लोन्स वो लेते हैं बॉन्ड के फॉर्म में। यानी कि एक आपको पेपर होता है, बॉन्ड एक पेपर होता है जहाँ पे जो भी लोन लेता है वो एक प्रॉमिस करता है कि आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद वो पैसा आपको वो लौटा देगा, और इन बिटवीन टाइम में वो आपको एक इंटरेस्ट पे करेगा जिसको हम यील्ड बोलते हैं। लॉजिकल बात है कि अगर आपको बेटर रिटर्न्स पाने हैं तो क्यों आप बैंक को पैसे दोगे, राइट। आप सीधा क्यों ना कंपनीज को पैसा दो या गवर्नमेंट को पैसा दो, ताकि इन बिटवीन का जो ये जो इंटरमीडिएट प्लेयर है बैंक, इसके जगह आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको मिले न कि बैंक को। तो इस वजह से डेट फंड जो है बैंक्स के जितने भी सेविंग्स अकाउंट बोल लो आप या फिर इवन एफडी बोल लो, इनसे बेटर रिटर्न्स देता है। तो अगर हम बैंक्स की जगह डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क क्या क्या है। रिस्क है, एक क्रेडिट रिस्क है, एक लिक्विडिटी रिस्क है और एक इंटरेस्ट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क की बात करें तो क्रेडिट रिस्क में क्या होता है कि आप जिसे पैसा दे रहे हो क्या गारंटी है वो पैसे लौटा देगा। तो इसलिए हमें जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो भी डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डेट फंड अच्छे कंपनीज में, अच्छे रेटिंग वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है या नहीं। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, गवर्नमेंट को हम सॉवरेन बोलते हैं, इसके अलावा A1+ AAA इस तरह के कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करती है डेट फंड, तो उसे हम काफी अच्छा बोलेंगे। और वहीं BBB, BBC, D इस तरीके के अगर कोई भी रेटिंग वाली कंपनी जो है, ऐसी रेटेड कंपनीज में अगर हम लोन देते हैं तो वहां हमारा पैसा फंस सकता है, डूब सकता है। इसे हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। और रिसेंटली अगर आपने फ्रैंकलिन का क्रेडिट रिस्क वाला जो केस हुआ था अगर वो सुना होगा, तो उसमें भी सिमिलर केस ही हुआ था। दूसरी बात आती है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क कैसा रहता है कि मान लीजिए कि जब भी हम बॉन्ड्स में बॉन्ड्स इशू होते हैं तो एक सर्टेन पीरियड के लिए वो लोन दिया जाता है। मान लीजिए 10 साल का लोन है और वहीं अगर आपको 1 साल बाद अगर पैसा चाहिए, तो क्या लोन दिए हुए पार्टी को आप मांग सकते हो अपना पैसा? बिल्कुल नहीं। वो बोलेगा कि भाई मैंने तो 10 साल के लिए लोन लिया है, मैं अभी नहीं दे रहा पैसा, अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, बाकी 9 साल बाद मैं पे करूंगा। तो ऐसे केस में आपका लिक्विडिटी का रिस्क आता है। तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे? इसको मैनेज करने का सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए कि आप 3 साल के लिए अपना पैसा लगाना चाह रहे हो डेट फंड में, तो आपको ऐसे डेट फंड सिलेक्ट करने चाहिए जिनकी एवरेज मैच्योरिटी 3 साल की है, न कि 10 साल की। और तीसरा केस है इंटरेस्ट रिस्क। इंटरेस्ट रिस्क कैसा है कि मान लीजिए कि आरबीआई हर साल और लगातार इंटरेस्ट रेट या तो कम करती है या फिर बढ़ाती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। लास्ट 2 इयर्स में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटाए हैं और इस वजह से जो है हम देख सकते हैं कि बॉन्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और वहीं अगर हम इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो उस केस में बॉन्ड प्राइस जो है वो डिक्रीज होते हैं। तो इस तरीके का इंटरेस्ट रिस्क होता है जब भी हम डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको मैनेज करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट घटेंगे, तो उस समय हमें लॉन्गर ड्यूरेशन के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और वहीं अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, जैसे कि आज का सिचुएशन है जहाँ पे ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट 3 से 4% का आ गया है, तो ऐसे केस में यहाँ से इंटरेस्ट रेट मोर और लेस बढ़ना ही चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि हमें शॉर्टर ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि 1 से 2 साल वाले ड्यूरेशन के फंड्स में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनमें बेटर रिटर्न्स आएंगे। तो हमें डेट फंड ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए। पर्सनली मैं मानता हूँ कि हमें एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक
ऐसे म्यूचुअल फंड के डेट फंड लेना चाहिए, क्योंकि इनके ऑलरेडी बैंक्स है, और बैंक्स होने की वजह से क्या है कि उनको एक ऑलरेडी एक आइडिया है किस तरीके से लोन के बिजनेस चलाए जाते हैं, लेंडिंग के बिजनेस चलाए जाते हैं, और ऐसी पेरेंट कंपनी होने से उनकी एक गाइडलाइंस डेफिनेटली होगी, क्योंकि बैंक जो है इनके प्रमोटर्स हैं। तो इवन डेट फंड में जब वो इन्वेस्ट करते हैं या फिर लोन देते हैं कोई भी कॉरपोरेट कंपनी को, या कोई भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको एक तरीका पता होता है क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, और बैंक कभी भी अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करेगा। आप चाहे जितने भी पहले के केसेस निकाल लो उठा के, ज़्यादातर केसेस या रेयरली ऐसा होगा कि ये 5 जो बैंक्स खुद है, ऐसे कंपनीज के डेट फंड में कभी इशू आया होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आने के वाले टाइम में नहीं आ सकता, बट चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब आप डेट फंड में ऐसे ब्रांड्स के साथ जाते हो। अगला चीज है कि हम लिक्विडिटी कैसे मैनेज करें। लिक्विडिटी मैनेज करने का सिंपल सा तरीका है कि हायर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए उस डेट फंड को। उससे क्या होगा कि मान लीजिए कि एक डेट फंड 50 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, तो बहुत हाई चांसेस है कि 2 to 3% से ज़्यादा कोई एक कंपनी को या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को वो डेट फंड ने लोन नहीं दिया हुआ। तो उस केस में अगर वो पर्टिकुलर एंटिटी डिफॉल्ट भी करती है या डिले भी करती है कोई भी रीजन से, तो उस केस में लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा, इजीली कंपनी जो है अपना पैसा वापस एनकैश कर सकती है। अगला पॉइंट जो है वो है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रेटिंग एजेंसी की रेटिंग पे रिलाई नहीं करना है। अगर हम डीएचएफएल की बात करें, तो डीएचएफएल की रेटिंग 3 महीने में ट्रिपल ए से डी रेटिंग में डिग्रेड कर दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है रेटिंग को समझना और उसको ट्रस्ट करना, बट कंप्लीटली आप उसको देख के रिलाई नहीं कर सकते। एक और महत्वपूर्ण बात जो मेरे को लगता है कि अक्सर लोग जो है फंड मैनेजर पे फोकस करते हैं, चाहे वो डेट फंड हो या इक्विटी फंड हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको सिर्फ फंड मैनेजर पे फोकस नहीं करना चाहिए, रादर आपको ऐसी एक एएमसी खोजनी चाहिए जो प्रोफेशनल है, सीरियस है अपने बिजनेस को लेके। उससे क्या होता है कि देखिए, एक फंड मैनेजर आप जब भी फंड ले रहे हो उसके 2 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद भी वो छोड़ के जा सकता है, राइट? तो कभी भी आप फंड मैनेजर देख के इन्वेस्ट मत कीजिए, आप एक सीरियस एक एएमसी खोजिए। एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड होगा ना, तो वो एक पुराना फंड मैनेजर कितना भी अच्छा हो और अगर वो एग्जिट भी करता है, तो वो हमेशा मेक श्योर करेंगे कि एक अच्छा फंड मैनेजर बाहर से वो हायर करके लाए। पॉइंट है कि 10 ईयर के जो अपने इंडिया के जीसेक के यील्ड्स हैं, वो 6 से 10% के आसपास होवर करते हैं। करेंटली ये 6% के आसपास है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हम इंटरेस्ट के कौन से वाले फेज में है, यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं मोर और लेस बॉटम साइड पे हैं, और आने वाले टाइम में यहाँ से इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाले हैं, जैसे मैंने एक पिछले स्लाइड में भी कहा था। अगला पॉइंट है कि कभी भी हमें फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स डेट म्यूचुअल फंड में भी है, और इसके अलावा एक एग्जांपल बताऊं तो पीपीएफ हुआ, फिर आपका सुकन्या समृद्धि, ऐसे कई सारे स्कीम है जो फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स ही है इन सम वे और द अदर। ऐसे फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा लॉक इन हो जाता है। और आज की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कट किए हैं पीपीएफ में या फिर सुकन्या समृद्धि में या फिर नेशनल सेविंग स्कीम में। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पैसे लेसर इंटरेस्ट रेट पे आ जाते हैं, और आपको जो इनिशियली जो इंटरेस्ट रेट सोच के, मान लीजिए 3 साल पहले आपने जो इंटरेस्ट रेट देख के इन्वेस्ट किया था, वो आज के टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि इक्विटी मार्केट जो है सबसे पहले रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे यस बैंक में जब इशू हुआ था, तो सबसे पहले उसके शेयर प्राइस पे इफेक्ट आया था, और उस टाइम पे अगर आपके एफडी यस बैंक में थी तो आप तुरंत एग्जिट कर सकते। तो इसलिए इक्विटी मार्केट एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इवन डेट मार्केट के बारे में जानने के लिए। अगला पॉइंट है कि डेट फंड में सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडेक्सेशन का। इंडेक्सेशन यानी अगर आप मान लो कि 6% के डेट फंड में रिटर्न्स है, और वहीं एफडी के यूजुअली उससे थोड़े कम ही होते हैं, और एफडी में 5% है, तो टैक्स के बाद एफडी में रिटर्न्स लगभग 4% से ज़्यादा नहीं रहेगा। और वहीं डेट फंड की बात करें तो डेट में अगर लिक्विड और शॉर्ट टर्म फंड्स के जो रिटर्न्स है वो इंडेक्सेशन के आसपास ही होते हैं, तो आपका टैक्स ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा। तो वहाँ पे पोस्ट टैक्स आप देखोगे तो डेट फंड में ऑलमोस्ट 6% के रिटर्न्स होंगे, और वहीं एफडी में अराउंड 4% का होगा। तो ये ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हुआ कंपेयर टू एफडी। इसलिए एफडी और डेट फंड की जब भी आप कंपैरिजन करो तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की कंपैरिजन करनी चाहिए, और वहां पे आप देखोगे कि डेट फंड जो है काफी ज्यादा गैप से आगे निकल जाता है एफडी के कंपैरिजन में। अब अगर आप डेट फंड में जब भी इन्वेस्ट करो तो आपको रीजन पता होनी चाहिए आप डेट फंड में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो मान लीजिए कि आपने रिटायरमेंट के बाद
डेट फंड में इन्वेस्ट किया है, तो उस केस में आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होगी। उस केस में आप 80% जो है कोर पोर्टफोलियो बनाओगे और 20% एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो, यानी कि इस 80% पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा सेफ्टी पे, और वहीं उस 20% को आप ऐसे इंटरेस्ट रेट का जो सिचुएशन अभी के टाइम पे है, इस केस में आप थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन के फंड्स में पैसा लगाओगे, और वहीं मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में घटने वाले सिचुएशन होंगे, तो वैसे सिचुएशन में आप गिल्ट और डायनामिक फंड एक लंबे ड्यूरेशन वाले फंड्स में इन्वेस्ट करोगे। तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो आपके रिटर्न्स की तरफ फोकस करेगा, और 80% जो है वो सेफ्टी की तरफ, यानी लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट या शॉर्ट यानी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाले फंड्स में इन्वेस्ट करोगे। रिटायरमेंट के हिसाब से आप प्लान करना चाह रहे हो, तो उस केस में एक 80 और 20 का जो रेशियो है, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझाऊं। इन तीन फंड्स के कॉम्बिनेशन में आप अपना 5 साल का खर्चा रख सकते हो, और रिमेनिंग जो आपको कोर कोर में से जो रिमेनिंग अमाउंट है जो आपको अगर रखना है, वो आप लॉन्ग टर्म वाले टर्म फंड में भी रख सकते हो, और बाकी जो सैटेलाइट वाला जो 20% है, उसको आप यहाँ से टैक्टिकल कॉल ले सकते हो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। और वहीं अगर आपका इमरजेंसी फंड की बात करें, तो आप इमरजेंसी फंड में कभी भी सैटेलाइट कॉल या कुछ रिटर्न्स की तरफ फोकस नहीं करते हो, आप बिल्कुल सेफ्टी की तरफ फोकस करते हो। और उस केस में आपको या तो पैसा कैश में रखना चाहिए, या फिर सेविंग्स में रखना चाहिए, या फिर एफडी में रखना चाहिए, या फिर लिक्विड फंड। ये 4 जगह होता है जहाँ पे आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। वहीं अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, मान लीजिए कि 1 साल बाद आपको कार खरीदनी है, या 2 साल बाद आपको कहीं हॉलीडे पे जाना है, उस तरीके के पर्टिकुलर गोल के लिए अगर आपने पैसा लगाया है, तो आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड और लिक्विड फंड इनके कॉम्बिनेशन में अपना पैसा रखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने रीजन समझनी चाहिए, और उस रीजन के हिसाब से डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि आप जब डेट फंड में इन्वेस्ट करो, तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो फंड सेलेक्ट कर रहे हो, उसका एसेट साइज जो है बड़ा हो। एसेट साइज बड़ा होने से क्या होता है, एक तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ा चीज है कि डेट फंड जो होता है ना, ये एक तरीके से एक रेपुटेशन की बात होती है। एग्जांपल के तौर पे इवन यस बैंक जो है, जहाँ पे जब रिटेलर्स का पैसा फंसा, तो गवर्नमेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होकर वो चीज को रिजॉल्व करी। वहीं पीएमसी बैंक की बात करें, तो हालांकि गवर्नमेंट और आरबीआई इन्वॉल्व हुई, लेकिन जितने अग्रेसिवनेस के साथ यस बैंक के कस्टमर्स को बचाया गया, पीएमसी के केस में वैसा नहीं हुआ। तो एयूएम साइज जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ऐसे केस में, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट की बात आती है, और जितना ज्यादा अमाउंट होता है ना, उतना ज्यादा गवर्नमेंट सीरियसली लेती है चीज को। एक और पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए, जब आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर चुके हो, क्या उस पर्टिकुलर डेट फंड का एयूएम साइज अचानक से बहुत ज्यादा घट रहा है क्या। मान लीजिए कि वो 2000 करोड़ का एयूएम साइज है उसका, और अचानक से आप देखोगे 2 महीने में वो 2000 करोड़ से घट के 1000 या 400 करोड़ ही रह गया है। तो उस केस में क्या होता है कि उस डेट फंड में हो सकता है कुछ स्मार्ट प्लेयर या कुछ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ने अपना पैसा लगाया होगा, तो उनको बहुत जल्दी खबर लग जाती है कि इस पर्टिकुलर डेट फंड में कुछ लफड़ा चल रहा है। ऐसा ही कुछ देखा था हमने फ्रैंकलिन के केस में। फ्रैंकलिन के केस में अगर आप देखोगे, तो आफ्टर पब्लिक को जब पता चला था, उसके पहले ही उसका एयूएम साइज ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ था। तो इस तरीके से अगर आप अपने जो भी डेट फंड है ना, उसका एयूएम साइज को ट्रैक करते रहिए। अगर एयूएम साइज में कुछ एबनॉर्मल तरीके से वो घट रहा होता है ना, तो वो एक इंडिकेशन है आपके लिए कि आप भी बेटर है कि एग्जिट कर लो उस सिचुएशन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको अगर बताऊं, तो डेट फंड में जब भी आप सिलेक्ट करो, तो डेट फंड ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाता है। ड्यूरेशन का मतलब है कि जो एवरेज बॉन्ड ऑफ मैच्योरिटी जो होती है, जिन बॉन्ड्स में उस पर्टिकुलर डेट फंड ने इन्वेस्ट किया है, उसकी एवरेज अगर हम मैच्योरिटी देखें, तो गिल्ड फंड की लगभग 10 साल की होती है, और वही डायनामिक बॉन्ड की भी लगभग 10 साल होती है। वहीं बैंकिंग एंड पीएसयू, कॉर्पोरेट बॉन्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट, ये वाले जो फंड्स होते हैं ना, ये मोस्टली 3 साल के आसपास के एवरेज रहते हैं इनके मैच्योरिटी। और वहीं लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट और शॉर्ट टर्म की बात करें, तो ये लेस देन 1 ईयर होते हैं, कुछ के तो लेस देन 6 मंथ्स होते हैं। तो इसलिए आपका जो टाइम हॉराइजन है ना, वो टाइम हॉराइजन के अगर मान लीजिए 6 मंथ्स का है, तो आपको इन सेगमेंट पे फोकस करना चाहिए। वहीं 3 से 5 साल का है, तो आपको इन फंड्स पे फोकस करना चाहिए। और वहीं अगर आपका 8 साल, 10 साल, 15 साल इस तरीके का लंबा प्लान है इन्वेस्ट करने का, तो आपको ये वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जितना लंबा आप इन्वेस्ट करोगे ना, रिटर्न्स उतने बेटर आते हैं। बट एट द सेम टाइम क्या होता है ना, कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहती है। ये जो 10 साल, 3 साल, 1 साल बोला, ये एक रफ वैल्यू है। एक्चुअली जब आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे होगे ना, उसका एक एवरेज वैल्यू होता है, जो हम देखेंगे भी आने वाले स्लाइड में। उस हिसाब से हमें फंड को
सिलेक्ट करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट स्पेशली मीडियम एंड लॉन्ग टर्म की बात करें तो जब भी डबल डिजिट में गया है ना, तो उसके बाद जो है ये चांसेस है कि उसके अगले साल इसने सिंगल डिजिट में ही रिटर्न्स दिए हैं। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, तो जब भी सिंगल डिजिट में रिटर्न्स दिए हैं ना लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड्स ने, तो वो मोस्टली वैसे साल में हुआ है जहाँ पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के वजह से जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हैं उनके रिटर्न्स कम गए हैं। और एक और चीज अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो जो भी गवर्नमेंट के जो रिटर्न्स होते हैं ना, उसके आसपास के ही रिटर्न्स होते हैं जो शॉर्टर ड्यूरेशन फंड्स के होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट रेट्स है उसके अराउंड ही हॉवर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपके दोस्तों को भी कंफ्यूजन है कौन से डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डेट फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो उनसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि सही तरीका इन्वेस्टमेंट का क्या है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा, तो वो देखने के बाद आपके डेट फंड के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।